धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होय कबीरा, ऋतु आए फल होय। इन सुंदर पंक्तियों के साथ हम आज का अपना टॉपिक शुरू करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और हम इससे पहले बता देते हैं, हम जो भी वीडियो लेक्चर कराते हैं उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कराते हैं। आपको कुछ नहीं करना, जो भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी जाए उसको आप प्रेस करके डाउनलोड कर लें पीडीएफ को। और जब पीडीएफ ओपन करेंगे तो उसमें पासवर्ड मांगा जाएगा और वो पासवर्ड हम इसी वीडियो पर आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को देखें और जो भी चीज़ें आपको ना समझ पे आए या कुछ दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सभी साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम लेते हैं ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है और इसको ये मान लेते हैं कि ये के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, ये मध्य बिंदु है हमारा और मध्य बिंदु से आर दूरी पर, ये हमारा आर दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आर है। आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, ये देखिए प्लस क्यू आवेश ये है हमारा और प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये E1 है वो हमारी, और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये E2 है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकालें तो E1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये हमारा Q अपान ये कितना, प्लस क्यू आवेश से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी होती है। तो आपको पता है कि इसकी जो पूरी लंबाई होती है वो होती है हमारी 2L, और ये जो हमारी लंबाई है वो L, इतनी लंबाई हमारी L, और ये बिंदु O से P तक की दूरी हमारी R होती है। तो PA की लंबाई पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हमारी क्या हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। तो हमारी प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की जो दूरी है वो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट है। तो यहाँ पे हम करते हैं तो ये हो जाएगा, रखते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट और फिर इसका क्या रखेंगे, होल स्क्वायर रखेंगे। फिर हमारा माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है वो हमारी कितनी होगी, तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमारा Q1 आवेश से बिंदु P क्यू, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, तो ये भी दूरी हमारी कितनी है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे अगर हम E2 की बात करें तो E2 बराबर हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये Q अपान कितना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, फिर इसका भी हमारा स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको एक चीज प्राप्त हुई कि E1 और E2 के मान दोनों के कैसे हैं, बराबर हैं। अंतर किसमें है कि देखो E1 की जो दिशा है वो हमारी किधर की ओर है, ये है E1 की दिशा हमारी इधर की ओर है, मतलब A से P की ओर है, A से P की ओर है, A से P की ओर। और हमारी जो E2 की दिशा है वो P से B की ओर है, किधर की ओर है, P से B की ओर, P से B की ओर। तो ये दोनों, इनके दोनों के मान तो बराबर हो गए लेकिन दिशाएं कैसी हो गई, अलग अलग हो गई। तो अगर हम वैद्युत द्विध्रुव के लिए E1 को दो घटकों में वियोजित करें, देखो ये हमारा E1 है, E1 की दिशा, E1 हमारा इधर की ओर, मतलब वैद्युत क्षेत्र हमारा इधर की ओर है। तो यदि हम इसको दो घटकों में, मतलब इसको लंबवत घटक में वियोजित करें तो इसका लंबवत घटक बनेगा हमारा E1 साइन थीटा। E1 को हमने लंबवत घटक में वियोजित किया, किसके लिए, वैद्युत द्विध्रुव के लिए, और क्षैतिज घटक में वियोजित किया या समांतर घटक में वियोजित किया तो कितना आया, E1
कॉस थीटा। E1 का लंबवत घटक हमारा E1 साइन थीटा और क्षैतिज घटक या समांतर घटक हमारा E1 कॉस थीटा। ऐसे ही हमने वैद्युत द्विध्रुव के लिए E2 को लंबवत घटकों और क्षैतिज घटकों में वियोजित किया तो लंबवत घटक हमारा कितना आया E2 साइन थीटा और क्षैतिज घटक हमारा आया कितना E2 कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि E1 हमारा ऊपर की ओर है, E2 हमारा नीचे की ओर है। तो हमारे और E1 और E2 के वो E1 साइन थीटा ऊपर की ओर है और E2 साइन थीटा नीचे की ओर है। तो इन दोनों की दिशाएं कैसी हो गई, विपरीत हो गई। और E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा के परिमाण तो बराबर हैं ही, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, निरस्त कर देंगे। और ये जो हमारा इसके जो क्षैतिज घटक बने थे वो हमारा दोनों एक ही दिशा में हो गए। तो इन्हीं के योग के बराबर हमारा कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। किस बिंदु पर, बिंदु P पर। तो हमारा यहां से पता क्या लगा, जब E1 को वैद्युत द्विध्रुव के लिए लंबवत घटक और क्षैतिज घटक में वियोजित किया जाता है तो E1 साइन थीटा और E1 कॉस थीटा प्राप्त होता है। और फिर हमारा क्या, जब E2 को वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत और क्षैतिज घटकों में वियोजित किया जाता है तो लंबवत घटक E2 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा प्राप्त होता है। E1 और E2 के लंबवत घटक एक दूसरे के बराबर और विपरीत है, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। और जो हमारे समांतर घटक होंगे, ये जो हमारे समांतर घटक हैं ये दोनों जुड़ जाएंगे और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनके योग के बराबर होगी। मतलब जो हमारा E का मान होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखो E1 और E2 दोनों के मान दिए गए हैं तो रख देते हैं। तो यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और ये हमारा Q/r² प्लस L² का ये अंडर रूट का हमारा ये स्क्वायर। और यहाँ पे देखो हमारा कॉस थीटा लिखा हुआ है, कॉस थीटा लिख दिया। फिर इसके बाद E2 का मान रखा हमारा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और ये हमारा कितना Q/ ये हमारा R² और ये L² का ये अंडर रूट का ये स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा कॉस थीटा। तो देख रहे होंगे आप लोग ये दोनों मान कैसे हैं, बिल्कुल बराबर हैं। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो कुल जब जोड़ा तो हमारा ये कितना हो जाएगा 2 और ये 1/ ये कितना 4 पाई एप्सिलॉन 0 K और ये Q और ये हमारा कितना R² L² का ये अंडर रूट और ये कितना होल स्क्वायर और ये हमारा कितना कॉस थीटा। तो इस 2 को हम यहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कॉस थीटा का यदि यहाँ से मान निकाला जाए तो अब ये आपको जानना है कि यहाँ पे जो थीटा कोण है वो हमारा कौन सा है। तो ये वाला हमारा थीटा कोण है और अगर ये वाला थीटा कोण है तो यहाँ पर ये वाला भी कोण थीटा होगा, क्योंकि ये वाला ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है और ये जो हमारा क्षैतिज घटक है वो कैसे हैं, परस्पर लंबवत हैं। तो यदि यहाँ से हमारा कॉस थीटा बराबर निकाला जाएगा तो कॉस थीटा बराबर हमारा कितना होगा, कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे किसके, कर्ण के, आधार बटे कर्ण के। तो आधार हमारा L और कर्ण हमारा कितना E2, वो कर्ण हमारा ये हमारा कितना R² प्लस L² का ये अंडर रूट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका मान। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/ ये कितना 4 पाई एप्सिलॉन 0 K और ये हमारा हो जाएगा 2Q और ये कितना R² प्लस L² का ये कितना अंडर रूट और ये कॉस थीटा का मान लिखेंगे तो आ जाएगा L/ कितना R² प्लस L² का ये कितना अंडर रूट। अगर इन दोनों का हम गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 1/ ये कितना 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हमारा आ जाएगा 2QL और ये हमारा R², वो देखो यहाँ से हमारा होल स्क्वायर छूट गया, इसको ध्यान देना है। R² L² का ये हमारा कितना है अंडर रूट है और फिर ये हमारा होल स्क्वायर है और फिर हमारे ये कितना L और ये R² प्लस L² का ये अंडर रूट। अब आप एक चीज कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि x अंडर रूट लिखा है फिर इसका स्क्वायर लिखा हुआ है
तो ये कर्व के काट के हम x ला सकते हैं। तो यहाँ से भी हमारा ये स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो सकता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/4πε0k, और ये हमारा 2QL के स्थान पर क्या लिख देंगे, 2QL बराबर हमारा किसके होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा P, और ये आ जाएगा r²L², और ये हमारा आ जाएगा, ये देखो 2QL, जब ये L हमने यहाँ पे लिख लिया तो इस L का कोई काम नहीं बचा, इनका हमने गुणा कर लिया। तो देखो इसकी पावर अंडर रूट लगा है, तो अंडर रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2, तो इसकी पावर हमारा 1 था, r² + L² की पावर 1, r² + L की पावर L² की पावर 1/2। इनको जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 3/2। तो ये हमारा किसका मान प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा एक E का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा E का मान प्राप्त हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त हो गया। यदि हमारा R का मान बहुत बड़ा है L से, तो R² का मान और भी बड़ा हो जाएगा, किससे, L² से। तो L² को क्या करने पर, नगरण करने पर, तो जब इसको नगरण कर देंगे तो हमारा E का मान हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/4πε0k, और ये हमारा P, और यहाँ से हमारा r² L² की पावर देखो, जब L² को हमने नगरण कर दिया तो L² का काम हो गया खत्म। फिर इसकी पावर हमारी 3/2 चढ़ी है, तो घात की घात का गुणा हो जाता है, मतलब r² की पावर अगर 3/2 लिखा है तो घात की घात का गुणा हो जाएगा, तो r² की पावर 3/2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो कुल मिला के हमारा पूरा कितना बचेगा, ये हमारा पूरा बचेगा कितना, r³। तो ये हमारा किसका मान आ जाएगा, E का मान आ जाएगा। वायु या निर्वात के लिए क्या होता है, वायु या निर्वात के लिए K का मान कितना हो जाएगा, 1। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, E बराबर हमारा आ जाएगा 1/4πε0, और ये हमारा Q अपान कितना, ये r³। तो ये हमारा हो जाता है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ पे आ गया होगा। अब थोड़ी लास्ट जाते जाते इसकी थ्योरी की बात कर लेते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो जरूरी था समझना था, बाकी थ्योरीज की लिखेंगे कैसे, उसके विषय में हम आप लोगों को बता देते हैं कि आप इसकी थ्योरी अगर लिखने के लिए कही जाए तो किस तरीके से लिखेंगे। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव जो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। इसके A सिरे पर +Q आवेश, B सिरे पर -Q आवेश, अल्पांश दूरी 2L पर स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, और -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 है। +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, और -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। E1 और E2 को वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत और समांतर घटकों में वियोजित किया जाता है, तो लंबवत घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, यही तो हमारे बने थे लंबवत घटक। तो लंबवत घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा बराबर व विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। और क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आपस में जुड़कर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करते हैं। जब आप E1 और E2 का मान लिखेंगे तो आप इस चीज को दिखा देंगे। बाद में फाइनली जब आप लिखेंगे तब आपको यहां से पूरा डेरिवेशन कर देना है इस तरीके से। ये हम आपको बोर्ड पेपर में करने का तरीका बता रहे हैं। बिल्कुल अगर इस तरीके से बोर्ड पेपर पे आप करके आते हैं और ये डेरिवेशन पूछा गया है बोर्ड पेपर में, तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास पे फिर हम मिलेंगे अगला जो हमारा डेरिवेशन है उसके साथ। तो बाय बाय, टेक केयर।